अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अन्योन्य प्रेरकत्व। अगला पॉइंट है अन्योन्य प्रेरकत्व। अब देखो, इससे पहले स्वयं प्रेरकत्व पढ़ा था, अब अन्योन्य प्रेरकत्व। तो स्वयं प्रेरकत्व हमने क्या पढ़ा था कि एक ही कुंडली या एक ही परिपथ होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होगा, दो परिपथ या दो कुंडली होंगी। जैसे एक ये परिपथ ले लिया, इसको प्राथमिक परिपथ बोल दो, फिर यहां पर एक दूसरा ले लिया, तारामापी लगाया, ये हो गया सेकेंडरी परिपथ, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अगर किसी प्राथमिक कुंडली या परिपथ में, ये प्राथमिक कुंडली या परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो पास वाली कुंडली या परिपथ में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसको हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। वापिस देख लो, कुंडली या परिपथ मैं बता रहा हूं, या तो कुंडली लिखना है या परिपथ। तो ये पी का मतलब प्राथमिक कुंडली है, एस का मतलब द्वितीय कुंडली है। तो अगर प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी जो कुंडली है इसमें पास में रखी है, इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कैसे निकालेंगे, तो φ2 समानुपाती I1। अब φ2 मैंने किस लिए लिखा है, क्योंकि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और I1 किस लिए लिखा है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहे हैं। तो φ2 समानुपाती I1, तो φ2 समानुपातिक चिन्ह के हटाएंगे तो m आ जाएगा, m I1, और m यहां पर क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। m यहां पर क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब इसके बाद में फैराडे का कोई द्वितीय नियम, तो फैराडे का द्वितीय नियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार E2 इक्वल माइनस d∅2 अपॉन dt। अब इसकी वैल्यू रख दो, अगर एग्जाम में देगा तो लिख लेना, E2 इक्वल वापस लिखा हुआ है माइनस d∅2 अपॉन dt, और ∅2 की वैल्यू रख दो, तो E2 इक्वल आएगा माइनस d अपॉन dt, और ∅2 की वैल्यू क्या है, m/1, तो यहाँ आ जाएगा m/1। इसको वापस लिखेंगे तो E2 क्या लगेगा, माइनस m, ये d/1 अपॉन dt, मोड में लेंगे तो E2 इक्वल क्या आएगा, m d/1 अपॉन dt। इसको हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। हाँ जी, वापिस से देख, पहला क्वेश्चन तो है विद्युत विभव तथा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव तथा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। दूसरा है समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ में परिभाषा भी आ जाएगा, इसके डायग्राम भी आ जाएगी, सारे आ जाएंगे इसमें। और इसी में आगे लिख लेना विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। दूसरे पॉइंट में आगे लिखना विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तीसरा लिख ले, तीन बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीसरा है तीन बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और चौथा है समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य।
चौथा है समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। और पांचवा है दो समाक्षीय परिनालिकाओं के कारण, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब समाक्षीय का मतलब क्या होता है कि दो कुंडली आपस में जुड़ी हुई है, एक के ऊपर एक या एक के अंदर एक रखी है। कैसे? जैसे एक कुंडली प्राथमिक कुंडली इसमें से ले ली हमने, ये एक कुंडली ले ली और इसी के अंदर दूसरी कुंडली इसमें से रख दी। ये P प्राइमरी प्राइमरी, S ये सेकेंडरी। ठीक है, समाक्षीय मतलब एक दूसरे के अंदर इस तरह से रखी हुई है, एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दो कुंडली है PP और SS। PP का मतलब प्राइमरी है, SS का मतलब सेकेंडरी है। अब देखो सबसे पहले क्या है, दोनों जो परिनालिकाएं हैं, दोनों परिनालिकाओं के लिए जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। वो अपने A1 बराबर A2 बराबर A ले लिया। दोनों परिनालिकाओं के लिए जो क्षेत्रफल है वो A1 बराबर A2 बराबर A ले लिया। अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब ये होता हो कि स्मॉल एन आएगा या कैपिटल एन आएगा। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बिल्कुल सही है, स्मॉल एन आएगा। तो एकांक लंबाई फेरों की संख्या के लिए तो दोनों के लिए लिखेंगे तो N1 अपॉन L1 आ जाएगा और दूसरे के लिए लिखेंगे तो N2 इक्वल N2 अपॉन L2 आ जाएगा। ये लिख लेना। ये तो है पहली वाली के लिए, दूसरी के लिए तो N1 इक्वल कैपिटल N1 अपॉन L1 और फिर है N2 इक्वल है कैपिटल N2 अपॉन L2। उसके बाद में है कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है तो बताओ। परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अरे 7वें चैप्टर में अभी कल ही तो बताया था, कल प्रूफ किया था। एक तो स्वप्रेरकत्व वाले में परिनालिका के लिए टोरॉइड के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था B बराबर म्यू नॉट N I स्मॉल n। ठीक है, तो यहां पर अब आगे लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, तो B1 इक्वल म्यू नॉट N1 I1। ये इक्वेशन पर प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र है तो B1 इक्वल म्यू नॉट के 1 कुछ नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट है N1 I1। ये इक्वेशन फर्स्ट। लिखते भी देना, साथ साथ समझते भी देना। अब उसके बाद में फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स आएगा Φ1 इक्वल B1A। चुंबकीय फ्लक्स होगा Φ1 इक्वल B1A, तो ऊपर B1 की वैल्यू रख दो और A का A, तो आगे क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 I1 और A।
चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, फाई इक्वल बीए, तो वही फॉर्मूला है चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली है तो फाई वन इक्वल B1 A, B1 की वैल्यू रख दी म्यू नॉट N1 I1, तो यहां पर म्यू नॉट N1 I1 A नीचे लिखना। अतः द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ2 इक्वल N2 φ1। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φ2 बराबर N2 φ1। अब ऊपर φ1 की वैल्यू रख दो तो φ2 इक्वल आ जाएगा N2 बाय N2 और ये आगे रख दिया म्यू नॉट N1 I1 A। ये म्यू नॉट है। अब उसके बाद में इस N1 की जो स्मॉल N1 है इसकी वैल्यू रख दो तो φ2 इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन S2 L1। अब अपने को अन्योन्य प्रेरक निकालना है तो M इक्वल क्या आ जाएगा, M इक्वल आ जाएगा φ2 अपॉन I1, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L1 की जगह अपने L ले लेंगे, आगे लिखना L1 L2 L, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। तो इसमें पहले इसका लिख लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। ये लेंज का नियम है। वापस सुन लो क्या बता रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको कैसे बताएंगे, आगे उदाहरण देख लो, पहले ये लिखो पूरा। तो इसको कैसे समझाएंगे अपने, तो देखो एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक मतलब एक इस तरह से जो चुंबक लेंगे वर्ताकार भी हो सकती है, घोड़े के शेप में भी हो सकती है, तो ये अपने इसको बोलेंगे दंड चुंबक N और S। ठीक है, ये चुंबक है और इसके पास में एक कुंडली है, कुंडली के साथ में क्या लगा है, धारावाह भी लगा है। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं कि एन और एस है, इसमें से एस को इसके पास ले जा रहा हूं, कुंडली के पास में। अब जैसे ही पास में ले जाऊंगा तो इस वाले सिरे की तरफ भी एस ध्रुव बढ़ जाएगा। अब जैसे ये पास में ले जाऊंगा तो उसमें से क्या निकलेगी, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं, और चुंबकीय बल रेखाओं के कारण क्या होगा, इसमें धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न। अब इसमें देखो कि एस को पास में ले जा रहे हैं और एस बन रहा है, तो ये भी एस है, ये भी एस है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब इसको पास ले जाने का उत्पत्ति हो रही है, लेकिन इसी का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ध्यान से बात सुन लेना कि अपने एन और एस है, दोनों में से किसी को ले जाओ, अगर यहाँ पर एन होता तो एन हो जाता, तो मैं इसको एस सिरे को यहाँ पर पास ले जा रहा हूं तो यहाँ पर भी एस ध्रुव बन जाएगा, ठीक है, और ये भी एस है, उत्पत्ति इसके कारण हो रही है, लेकिन इसी का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। मतलब पास जाने का और दूर जाने का दोनों का विरोध करती है, लेकिन उसके कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये तो पास जाने के कारण हो गया। अब इसका वापस अपोजिट बनाएंगे तो अपोजिट डायग्राम क्या हो जाएगा कि एन और एस ये आ जाएगा, ये दूर। तो यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, लेकिन पहले के क्या होगा, विपरीत होगा। यहां पर कौन सा बन जाएगा, एन ध्रुव बन जाएगा। तो ये पुष्टि करता है लेंज के नियम की कि ये पास आने का भी विरोध करेगा और दूर जाने का भी क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये है लेंज का नियम, लिख लेना। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है वो तुम्हें याद करना है, वो है भंवर धाराओं का। ये परिभाषा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, भंवर धाराएं हैं, इसकी परिभाषा कुछ ही है, तो परिभाषा एक बार याद कर लेना इसकी, और इसके अनुप्रयोग। इसी के साथ अपना ये 9 चैप्टर पूरा समाप्त है।